हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आ रही हूँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आपके एग्जाम्स अच्छे से हो सकें। आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑडिटिंग रहेगा। ऑडिटिंग के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। इस वक्त पहले भी काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपलोड करी हैं और भी कुछ वीडियोज़ लेकर के मैं आ रही हूँ, इसमें कि जो और लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, ज़रूर से देख लीजिएगा सारी ही वीडियोस को। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑडिट इज कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स यूजुअली टू डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड। कौन सा अंकेक्षण दो वार्षिक अंकेक्षणों के बीच किया जाता है, आमतौर पर अंतरिम लाभांश घोषित करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो एनुअल ऑडिट के बीच में जब आप डिविडेंड को घोषित करना मीन्स यहाँ पर डिविडेंड देना चाह रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड जिसे कहा जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा हम ऑडिट करते हैं। कंटिन्यूअस करते हैं, इंटरिम ऑडिट करते हैं, फाइनल ऑडिट है, पार्शियल ऑडिट है। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही यहाँ पर दे रखा है इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है, इंटरिम ऑडिट किया जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर वर्ष के बीच में ही क्या होता है, अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, उनके बेसिस पर हम डिविडेंड को ये कर लेते हैं कि डिविडेंड हमको देना है, डिक्लेयर कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करते हैं, तो ऑडिट भी कराया जाता है, तो उसे हम इंटरिम ऑडिट कहेंगे। जो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, सतत अंकेक्षण होता है, ये वर्ष भर चलता रहता है आपका। ये पूरे साल चलता रहता है। जो ऑडिटर होता है उसको आप अपॉइंट कर लेते हैं और उसकी टीम जो होती है, टीम के मेंबर्स जो होते हैं वो आकर के टाइम टू टाइम जो आपके अकाउंट्स होते हैं उनकी जांच करते रहते हैं। जो फाइनल ऑडिट्स होता है, जब आपके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसके बाद आपका जो ऑडिट होता है इसको पीरियोडिकल ऑडिट भी कहते हैं। जो फाइनल ऑडिट है ये आपका पीरियोडिकल ऑडिट भी कहलाता है, सामयिक अंकेक्षण जिसे हिंदी में कहा जाता है। और पार्शियल ऑडिट जो होता है, जब कुछ हिस्से यानी कि कुछ बुक्स जो होती हैं, जो आपने अकाउंट्स बनाए उसकी कुछ बुक्स जो होती हैं उनका ऑडिट होता है, तो उसे हम पार्शियल ऑडिट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी होगा। टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अ प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट। एक प्रावधान किसके लिए बनाया जाता है। अननोन लायबिलिटीज, अज्ञात देनदारियों के लिए। नोन लायबिलिटीज, वेयर द अमाउंट इज अनसर्टेन। ज्ञात देनदारियां जहां राशि अनिश्चित है। फ्यूचर एक्सपेंशन, भविष्य का विस्तार। स्ट्रेथनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति को मजबूत करना। तो प्रोविजन जो है यानी कि प्रावधान जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर प्रावधान जो होगा वो उन दायित्वों के लिए होता है, उन लायबिलिटीज के लिए होता है जो आपको ऑलरेडी पता होती हैं कि हाँ फ्यूचर में हो। जैसे कि टैक्स है, आपको पता है कि आपको पे करना है, तो उसके लिए आप प्रोविजन करते हैं। आपने देखा होगा जो अकाउंट्स आपने बनाए होंगे, जो अभी तक आपने पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा होता है, कभी आपने ये नहीं लिखा देखा होगा कि रिजर्व फॉर टैक्सेशन, उसमें क्या लिखा होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जो आप पढ़ते हैं उसको ध्यान में रखा करिए, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसमें ही आपके और भी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट आपने देखा होगा, प्रोविजन फॉर डिविडेंड भी देखा होगा, कभी रिजर्व नहीं देखा होगा। रिजर्व में क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व स्पेशल किसी चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, ये लिखा होता है। तो प्रोविजन जो होता है ऐसी लायबिलिटीज के लिए होता है जो नोन होती हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी अंडर द लॉ। कानून के तहत प्रत्येक कंपनी के लिए कौन सा अंकेक्षण अनिवार्य है। इंटरनल ऑडिट है, स्टेटरी ऑडिट है, मैनेजमेंट है या फिर कॉस्ट ऑडिट है। तो यहाँ पर एवरी कंपनी यानी सभी कंपनियों के लिए कौन सा ऑडिट है जो कंपल्सरी होता है। तो यहाँ पर वैधानिक अंकेक्षण जो होता है वो सभी कंपनियों के लिए कंपल्सरी होता है। कॉस्ट ऑडिट जो है वो सिर्फ जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जो विनिर्माण में लगी हुई कंपनियां होती हैं, माइनिंग कंपनीज होती हैं, उनके लिए ही कंपल्सरी होता है, सबके लिए नहीं होता है। और यहाँ पर लेकिन स्टेटरी ऑडिट जो होता है और ये मैनेजमेंट वाला तो पूरी तरह से ऐच्छिक होता है, वॉलंटरी होता है, आपकी मर्जी हो कराइए, ना मर्जी हो ना कराइए। लेकिन स्टेटरी ऑडिट जो होता है वो कंपल्सरी होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में वीडियोस को शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ। सामान्य संचय किससे बनाया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट से, रेवेन्यू प्रॉफिट से, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो जो जनरल रिजर्व होता है वो किससे क्रिएट करते हैं हम। तो जनरल रिजर्व को हम जो रेवेन्यू यानी कि आगम लाभ होता है, एक आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है, दूसरा रेवेन्यू। तो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, अगर आपने उनको सेल किया है तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। लेकिन जो डेली के यानी कि जो आप व्यवसाय को चलाने के लिए एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे कि आप उसके बाद
कच्चा माल खरीदना है या फिर जो वेजेस पे करनी है, उसके बाद उससे आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, बनाने के बाद उसको सेल करते हैं। तो जो सेल कर रहे हैं उससे जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। तो यहाँ पर उससे ही आप जनरल रिजर्व को प्रिपेयर करते हैं। जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसका यूज़ नहीं किया जा सकता इसके लिए। बोनस शेयर्स आप इश्यू कर सकते हैं इससे, तो कैपिटल प्रॉफिट से। लेकिन रेवेन्यू जो है प्रॉफिट उससे ही जनरल रिजर्व को क्रिएट किया जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट है, सीक्रेट रिजर्व्स आर जनरली नॉट अलाउड फॉर। गुप्त संचय जो होते हैं वो आमतौर पर किसके लिए अनुमति नहीं देते, यानी कि किस तरह के जो कंपनीज हैं वो सीक्रेट रिजर्व को नहीं रख सकती। बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो जो इंडस्ट्रियल कंपनीज होती हैं, औद्योगिक कंपनियां होती हैं, वो सीक्रेट रिजर्व नहीं रख सकती। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। मैनेजमेंट ऑडिट इज एन इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ। प्रबंध अंकेक्षण किसके प्रदर्शन का मूल्यांकन है? एम्प्लॉयज के, शेयर होल्डर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स के या फिर ऑडिटर्स के? मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो किसका परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करता है? तो मैनेजमेंट जो है मेनली जो मैनेज कर रहे होते हैं कंपनी, क्योंकि कंपनी के खुद के हाथ या पैर तो होते ही नहीं, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी को चलाने का काम करते हैं, तो वही मेन रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएंगे कंपनी की एक्टिविटीज के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। तो उनको इवेल्युएशन उनके एवेल्युएशन के लिए मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव। और ये भी पूरी तरह से वॉलंटरी होता है, कंपलसरी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है, स्पेसिफिक रिजर्व कैन बी यूज फॉर। जो विशिष्ट संचय हैं उनका उपयोग किया जा सकता है एनी पर्पस, किसी भी उद्देश्य के लिए, ओनली फॉर द पर्पस इट वाज क्रिएटेड, केवल उसी उद्देश्य के लिए इसके लिए वो बनाए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ओनली, केवल लाभांश वितरण के लिए, पेइंग टैक्सेस, कर भुगतान के लिए। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पेसिफिक रिजर्व। आपने किसी स्पेशल चीज के लिए बनाया है, किसी विशेष चीज के लिए ही बनाया है, तो सिंपल सी बात है उसमें ही यूज होंगे। ओनली फॉर द पर्पस इट वाज क्रिएटेड। चलिए नेक्स्ट है, which audit is carried out by the staff of the organization throughout the year। संगठन के कर्मचारियों द्वारा पूरे वर्ष कौन सा अंकेक्षण किया जाता है? एक्सटर्नल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, एफिशिएंसी ऑडिट है, गवर्नमेंट ऑडिट है। तो यहाँ पर जो संगठन के कर्मचारी हैं वो वर्ष भर यानी कि पूरे वर्ष वो अंकेक्षण का कार्य करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहा है कि संगठन के कर्मचारी हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉय हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं। तो वो जो अंकेक्षण का काम करेंगे तो उसे हम इंटरनल ऑडिट बोलते हैं, आंतरिक अंकेक्षण बोलते हैं। इंटरनल कंट्रोल की प्रणाली जो होती है वो अपनाई जाती है, इंटरनल कंट्रोल। उसी इंटरनल कंट्रोल का एक हिस्सा हो जाता है आंतरिक अंकेक्षण और दूसरा हो जाता है इंटरनल चेक। ये दो चीजें रहती हैं इसमें कि नियंत्रण किया जा सके एक कंपनी के अंदर ही कि किसी तरह का कोई छल कपट ना होने पाए, किसी तरह का कोई गबन ना कर सके। तो वहां पर इंटरनल ऑडिट यानी कि जो संस्था के कर्मचारी ही होते हैं वही ऑडिटिंग का काम भी करते हैं। और इंटरनल चेक में क्या होता है, एक का काम इस तरह से कामों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि एक का काम दूसरा व्यक्ति चेक कर लेता है, तो वहां पर किसी तरह की भूल त्रुटि या फिर छल कपट की एक आशंका नहीं रह जाती। तो यहाँ पर एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनल कंट्रोल में कौन से दो चीजें शामिल हैं, तो इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ। लाभांश का भुगतान किससे किया जा सकता है? कैपिटल रिजर्व से, रेवेन्यू रिजर्व से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, स्पेसिफिक रिजर्व से। तो डिविडेंड जो आपको देना है उसको आप किससे देंगे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैपिटल रिजर्व का यूज सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही किया जा सकता है, तो यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व हो जाएगा। जो आगम खर्च यानी कि बिजनेस को चलाने से, बिजनेस में जो आपने सेल किया है उससे जो इनकम हुई है उससे ही आप डिविडेंड को पे करेंगे। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑडिट एग्जामाइंस वेदर, यानी कि जो दक्षता अंकेक्षण होता है क्या जांचता है? मनी इज स्पेंड लीगली, पैसा कानूनी रूप से खर्च किया गया है। रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट आर एडुकेट, यानी कि निवेश पर रिटर्न जो है वो पर्याप्त है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज मेंटेन, गणितीय सटीकता बनी हुई है। वाउचर्स आर करेक्ट, प्रमाणक सही है। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी ऑडिट होता है वो क्या मेनली देखता है, वो देखेगा कि कितनी कार्यकुशलता के साथ काम किया गया है, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया गया है। एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? जब रिटर्न अच्छा है, रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उस पर आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडुकेट, यानी कि जो निवेश पर जो प्रत्याय है, रिटर्न है, वो पर्याप्त है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, क्रिएटिंग अ प्रोविजन इज।
जो प्रावधान है उनको बनाना। अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लाभ के विरुद्ध प्रभार है। अनएप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट लाभ का नियोजन है। ऑप्शनल स्वैच्छिक है। नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोविजन क्रिएट करना जो है वो क्या है? तो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लाभ के विरुद्ध प्रभार होता है। जब आप प्रावधान करते हैं तो क्या हो जाता है? लाभ के विरुद्ध प्रभार होता है। या डिप्रिसिएशन भी अगर है लिखा हुआ कि डिप्रिसिएशन क्या है तो वो भी लाभ के विरुद्ध प्रभारी होता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बैलेंस शीट ऑडिट इज आल्सो नोन एज। जो बैलेंस शीट अंकेक्षण होता है उसे आप और किस नाम से जानते हैं? कंटीन्यूअस ऑडिट के, एनुअल ऑडिट के, यहाँ पर करंट इंटरनल ऑडिट की या फिर इंटरम ऑडिट की। तो बैलेंस शीट लास्ट में बनती है जब आपके सारे अकाउंट्स आप बना लेते हैं। सबसे लास्ट में जो फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उसका एक हिस्सा होती है, उसमें भी सबसे आखिर में तैयार की जाती है बैलेंस शीट। तो उसमें आप और किस नाम से उसे जानते हैं? तो उसे हम एनुअल ऑडिट के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में किया जाता है। इसको आप फाइनल ऑडिट भी कह सकते हैं, इसको पीरियोडिकल ऑडिट भी कहा जाता है। तो कहीं का आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम। जो पूंजी का संचय है वो बनाया जाएगा नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट से, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, बोथ बी एंड सी। तो जो पूंजी का संचय होता है वो किससे क्रिएट किया जाता है? तो यहाँ पर सामान्य व्यापारिक लाभ तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा, उससे हम क्रिएट नहीं करेंगे। प्रॉफिट जब हम एसेट है उसको सेल कर रहे हैं तो उससे अगर हमको जो है और वो किस तरह की एसेट है? फिक्स्ड एसेट है। उसको जब हम सेल कर रहे हैं उससे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे कि कोई संपत्ति आपकी 5,000 की थी और आपने उसको 6,000 का सेल कर दिया, तो डिफरेंस कितने का आया? 1,000 का आया। यही 1,000 क्या है हमारा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इससे हम कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। और अगर प्रीमियम में है इश्यू ऑफ शेयर्स, कोई शेयर ₹10 का था और आपने उसे ₹1 प्रीमियम पर दिया इश्यू किया है, तो अब वो कितने का हो गया? 11 का हो गया। तो ₹1 जो जाएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और वो भी क्या है? कैपिटल रिजर्व में आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट है an audit conducted to see if a department is following the policies of the management is। यह देखने के लिए किया गया अंकेक्षण कि क्या कोई विभाग प्रबंधन की नीतियों का पालन कर रहा है। फाइनेंशियल ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है। तो ये देखने के लिए कि अंकेक्षण की कि क्या कोई विभाग प्रबंध की नीतियाँ यानी कि जो मैनेजमेंट ने पॉलिसीज प्रिपेयर करी थी उसी के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो वो कौन सा होता है? वो ऑपरेशनल होता है, परिचालन अंकेक्षण होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंकिंग फंड इज अ टाइप ऑफ। जो सिंकिंग फंड है वो किसका प्रकार है? प्रोविजन है, स्पेसिफिक रिजर्व है, जर्नल है या फिर लायबिलिटी है। सिंकिंग फंड कब बनाया जाता है? जब हम जो है रिडेम्पशन कर रहे होते हैं, जो शेयर्स होते हैं उनका प्रेफरेंस शेयर्स का जब रिडेम्पशन किया जाता है, डिबेंचर का रिडेम्पशन किया जाता है, तो वहाँ पर सिंकिंग फंड भी एक क्या होती है? मेथड होता है रिडेम्पशन करने का। तो यहाँ पर वो उसका प्रकार क्या है? वो क्या होगा? तो रिडेम्पशन के पर्पज से कर रहे हैं, स्पेशल पर्पज हो गया। स्पेशल पर्पज हो गया तो ये स्पेसिफिक रिजर्व हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। जब लिंक करके सारी चीज़ों को समझिएगा तो बहुत आसान होता है। इसमें जो भी टर्म्स होते हैं उन सबके मीनिंग होती है, उन सबको अगर आपने समझ लिया तो कॉमर्स बहुत ईज़ी है। कॉमर्स बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपने बेसिक चीज़ों को समझ लिया। जैसे कि यहीं पर आपने सेकंड पार्ट को किससे कनेक्ट किया? रिडेम्पशन से। रिडेम्पशन क्या है? एक स्पेशल चीज़ होती है, नॉर्मली नहीं करते आप। क्योंकि जब आपने प्रेफ़रेंस शेयर्स इश्यू किए तो कम से कम 20 साल 20 इयर्स का होता है, 20 इयर्स के अंदर कर देना चाहिए, मैक्सिमम 20 इयर्स होते हैं। तो इतना टाइम लिमिट होता है, तो बार-बार तो क्रिएट नहीं किया जाएगा ना। जब रिडेम्पशन करना होगा तभी क्रिएट करेंगे, तो स्पेशल पर्पस हो जाएगा, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल ऑडिट इज रिलेटेड टू, यानी कि जो सामाजिक अंकेक्षण होता है वो किससे संबंधित होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, एनवायरनमेंट, टैक्स सेविंग, इंटरनल कंट्रोल। तो जो सोशल ऑडिट किया जाता है वो मेनली किससे रिलेटेड होगा? नाम से क्लियर है यहाँ पर कि समाज या पर्यावरण में कितना योगदान दिया गया है व्यवसाय के द्वारा, उससे रिलेटेड हो जाता है। आपने देखा भी होगा, CSR के बारे में सुना होगा। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हर कॉर्पोरेट सेक्टर में हर किसी कंपनी की होती है अपनी। तो कुछ परसेंट होता है, 2% के करीब उसे देना होता है इन सारे क्षेत्रों में। तो वहाँ पर सोशल ऑडिट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये देखने के लिए कि कितना इनकी इनकम है किसी कंपनी की, कितना टर्नओवर हुआ है, कितनी सेल करी, उसी पर डिपेंड होता है कि कितना परसेंट करना होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज अंडर सेक्शन। कुछ कंपनियों के लिए किस धारा के तहत लागत अंकेक्षण अनिवार्य होगा? सेक्शन 139, 143, 148, 141।
तो प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से इन सारी ही आपको सेक्शंस को डिफाइन किया था। अगर नहीं देखी है वीडियो तो ज़रूर से देख लीजिएगा। वहाँ पर सारी सेक्शन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों को ऑडिट से रिलेटेड बताई थी, उनके बारे में समझाया था। यहाँ पर कॉस्ट ऑडिट की बात की जा रही है, तो कॉस्ट ऑडिट जो रिलेटेड है वो 148 से है, सेक्शन 148। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कंपल्सरी नहीं होता सभी कंपनियों के लिए, कुछ कंपनियाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगी होती हैं, उनके लिए कंपल्सरी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है केंद्र सरकार या फिर अगर किसी कंपनी को ऑर्डर देती है कि उसे करवाना है अपना जो कॉस्ट ऑडिट है, तो उसके लिए भी मैंडेटरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन इज कॉल्ड। वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए लाभ को रोक कर रखना कहलाता है। प्रोविजन, रिजर्व, डिप्रिसिएशन, लायबिलिटी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वित्तीय स्थिति, अब यहाँ पर किसी कोई दायित्व की बात नहीं हो रही, कोई लायबिलिटी की बात नहीं हो रही, तो सिंपल सी बात है प्रोविजन नहीं होगा, डिप्रिसिएशन भी नहीं होगा, ना ही कोई दायित्व है। तो यहाँ पर क्या है, रिजर्व हो जाएगा, संचय, कि हम भविष्य में अपने पास लाभ को रोक कर रखें, जैसे कि इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई कमी आती है या इससे कोई इस तरह का अज्ञात दायित्व आ जाता है, जो कि हमको नहीं पता है, अननोन लायबिलिटी कोई ज आ जाती है, तो उसका हम सामना कर सकें, तो उसके लिए रिज़र्व बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, व्हिच ऑडिट इज़ यूजुअली कंडक्टेड फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सरकारी विभागों के लिए आमतौर पर कौन-सा अंकेक्षण किया जाएगा? स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाएगा, परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट होता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ये देखने के लिए कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कौन-सा ऑडिट कंडक्ट होता है? परफॉर्मेंस निष्पादन अंकेक्षण कंडक्ट कराया जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और होती है, ये जो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, तो आपने सुना ही होगा कैग का नाम होता है, कैग के बारे में जो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल होता है, मेन वही जो सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी उपक्रम होते हैं, उनसे रिलेटेड ऑडिट का काम जो होता है, वो उनका ही रहता है। या फिर गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंसेस किए होते हैं, उसका पूरा जो है जाँच करना का काम भी कैग का ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अ रिजर्व एंड अ प्रोविज़न इज़ दैट। संचय और प्रावधान के बीच अंतर क्या है? प्रोविज़न इज़ कंपल्सरी, रिजर्व इज़ ऑप्शनल। प्रावधान अनिवार्य होते हैं, संचय स्वैच्छिक होते हैं। रिजर्व इज़ अ चार्ज, प्रोविज़न इज़ एन अप्रोप्रिएशन। संचय एक उधार है, प्रावधान एक नियोजन है। बोथ आर सेम, दोनों समान हैं। नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं। अब बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। रिजर्व प्रोविज़न के बारे में अगर कोई अभी तक आपको डाउट रह गया है, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाना है। तो जो रिजर्व होते हैं, वो क्या है? बनाना ऑप्शनल है। आप पर डिपेंड करता है कि आप रिज़र्व रखें या ना रखें, वो आपकी जो व्यवसाय की, जो बिज़नेस की पोज़ीशन होती है, उस पर डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल पोज़ीशन किस तरह की है। लेकिन जो प्रोविज़न होते हैं, उनको बनाना कंपल्सरी होता है, क्योंकि वो मेनली किससे रिलेटेड होते हैं, वो आपकी भविष्य की लायबिलिटी से रिलेटेड हो जाते हैं। इसलिए उनको रखना ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है। तो प्रोविज़न कंपल्सरी है और रिज़र्व क्या है? ऑप्शनल है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो प्रीवियस वीडियोज़ मैंने अपलोड करी थी उनको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के पीओवी से आपके लिए काफ़ी सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और किस सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज़ चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। जो आप लोग के आगे आने वाले पेपर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि आपको जो पेपर पहले हैं उसकी तैयारी आप पहले कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।